प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट 2 क्लास में हम पढ़ रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है, उसके बाद उसके विभिन्न पार्ट, उसके बाद हम किसी भी पादप जीवन के लिए जल की क्या इम्पोर्टेंस होती है उसके बारे में अध्ययन किया था। इसके अलावा हमने जल के विभिन्न गुणों और उसकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे प्लांट वाटर रिलेशन। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो प्लांट होते वो सेल्स के बने होते और सेल्स में क्या होता है, जीवध्रीय प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, लगभग 80 से 90% क्या होता है, वाटर होता है। प्रोटोप्लाज्म में लगभग 80 से 90% क्या होता है, वाटर होता है। प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न जो प्रक्रियाएं होती है, उसके विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके अंदर जो भी प्रोसेस होता है वो विभिन्न प्रकार के बायोफिजिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा प्रभावित होते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस के द्वारा क्या होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। ये सारे प्रोसेस क्या हो सकते हैं, परमेबिलिटी हो सकती है, डिफ्यूजन हो सकता है, ओस्मोसिस हो सकता है, प्लाज्मोलाइसिस हो सकता है, इत्यादि का अध्ययन हम करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं परमेबिलिटी, पारगम्यता। पारगम्यता की हम बात करें तो पारगम्यता क्या होता है, किसी भी सबस्टेंस द्वारा या मॉलिक्यूल्स के द्वारा किसको क्रॉस, प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना क्या कहलाता है, किसको क्रॉस कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर इसको एक साथ बोले तो हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। इसके द्वारा मॉलिक्यूल्स का आना जाना, ये कोई सेल्स है और ये उसकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जाएंगे, बहुत सारे इसके बाहर जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, पारगम्यता कहते हैं। पारगम्यता किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। पारगम्यता के आधार पर जो कोशिका झिल्ली होती है या मेम्ब्रेन होती है वो 4 प्रकार से हो सकती है। सबसे पहले होती है परमेबल, पारगम्य। इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट्स होते हैं, विलेय और विलायक दोनों के अणु आ भी सकते और जा भी सकते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आ भी जा सकते हैं और जा भी सकते हैं। ये कोई सेल है, उसमें आ भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देख लेते हैं सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है।
सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूट को हम हिंदी में कहते हैं विलेय, सॉल्वेंट को कहते हैं विलायक और सॉल्यूशन को कहते हैं विलयन। विलेय के बारे में अगर बात करें तो विलेय जो सबस्टेंट या पदार्थ जो डिजोल्व होता है, जो घुलता है, वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। और जो विलेय को घोलता है, जो माध्यम की तरह काम करता है, उसको कहते हैं विलायक। और जब ये पूरी तरह से विलायक में घुल जाता है तो क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। सबस्टेंस जो कि क्या होता है, डिजोल्व होता है और ये क्या कहता है, डिजोल्विंग मीडियम का काम करता है और क्या बनाता है, विलयन बनता है। तो ये बातें याद रखना जरूरी है, क्योंकि हम जब डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस आगे की जितनी भी बात करेंगे वो उसमें ये सारी टर्म यूज़ में आएगी। जो सेकंड प्रकार होता है वो होता है सेमी परमिएबल। अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली में क्या होता है, जो सॉल्वेंट होते हैं, जो विलायक होते हैं, उसके अणु तो क्या होता है, जैसे ये कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, विलायक के अणु तो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, लेकिन जो सोल्यूट होता है, जो विलेय होता है, उसके अणु नहीं तो आ सकते हैं न जा सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम अर्ध पारगम्य झिल्ली। तीसरा आता है सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या आता है, सिलेक्टिवली चयनात्मक। चयनात्मक पारगम्य, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा था कि चयनात्मक पारगम्य। तो इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो तो आसानी से किसी भी सेल, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं, उसके अंदर जा भी सकते हैं और उसके बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन सोल्यूट के केस में क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार के आयंस होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं या किस विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वही क्या हो सकते हैं, इसको पार कर सकते हैं। तो कुछ सिलेक्टिव सोल्यूट से ही क्या कर सकते हैं, इसके सोल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, कोशिका के अंदर जा सकते हैं और कोशिका बाहर आ सकते हैं। तो इसको कहते हैं चयनात्मक पारगम्य। जो लास्ट आती है वो इम्परमिएबल। अपारगम्य। अपारगम्य में क्या होता है, नहीं तो सोलवेंट के अणु आ जा सकते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के आर पार, और नहीं सोल्यूट के ये कोई सेल है उसके बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन नहीं तो सोल्यूट के आ सकते हैं, न सॉल्वेंट के आ सकते हैं। जैसे क्यूटिकल,
क्यूटिकल क्या होती है, वैक्स की बनी होती है। इसमें न तो सॉल्वेंट के अणु इसको पार कर सकते हैं न सोल्यूट के। उसके बाद हम बात करते हैं डिफ्यूज़न की। इसकी बात करते हैं डिफ्यूज़न की। विसरण, विसरण क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के अणु का उसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो मूवमेंट होता है, जो गमन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस हो गया, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हायर कंसंट्रेशन से किसकी तरफ जाना है? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। या ऐसा कर सकते हैं, उसके हायर पार्शियल प्रेशर से किधर की तरफ मूवमेंट हो रहा है? लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ। और ये मूवमेंट तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए। अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाती तो विसरण बंद हो जाएगा। जैसा कि आप देखते हो कि हम जब भी किसी रूम में स्प्रे करते हैं तो स्प्रे में क्या होती है? गैस होती है, परफ्यूम हो, तो वो क्या होती है? हवा में घुल जाती है। तो विसरण गैस से गैस में हो सकता है। लिक्विड कोई भी हम दो सॉल्वेंट मिलाते हैं, विलायक मिलाते हैं या कोई सॉल्यूशन मिलाते हैं तो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? वो विसरित हो जाते हैं। तो लिक्विड से लिक्विड में हो सकता है और सॉलिड से लिक्विड में हो सकता है। अगर जल में हम नमक घोलेंगे या शुगर घोलेंगे तो क्या होगा? जैसे हम जल में शुगर या नमक डालेंगे तो धीरे धीरे वो उसके अणु क्या होंगे? विस्तृत हो जाएंगे, डिजोल्व होकर क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से विस्तृत हो जाएंगे। विसरण दो प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। विसरण कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से। सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल, जैसे कोई सेल है, माना कि ये कोई सेल है और इसकी ये क्या, मैं सेल वॉल का नहीं दर्शा रहा हूँ, ओनली सेल, आपको सेल मेम्ब्रेन इसको या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मानना है। कोई भी गैस है और या कोई भी आयन्स है, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? ये आसानी से वो बिना किसी सहायता के, बिना किसी करियर प्रोटीन के, बिना किसी करियर के वो आसानी से क्या हो जाता? इसके अंदर विस्तृत हो सकता है। लेकिन अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो ये कोई सेल है और उसकी मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? यहाँ पे विशेष प्रकार के क्या होते हैं? करियर प्रोटीन होते हैं, यहाँ करियर होते हैं जो उसके मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज होने में हेल्प करते हैं। तो डिफरेंस आपको पता चल गया। जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो बिना किसी करियर के
सहायता से होता है, और फैसिलिटेट में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़न होने में उस कैरियर प्रोटीन या कैरियर की हेल्प मिलती है, तो उसको कहते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूज़न। अब आता है डिफ्यूज़न प्रेशर क्या होता है। विसरण दाब। अगर सिंपल शब्दों में बोले, आपको कोई पूछ ले विसरण दाब क्या होता है और आपको कुछ शब्दों में बताना हो, तो आप क्या कहना है कि मतलब मॉलिक्यूल्स के विसरित होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? विसरण दाब कहलाती है। यहाँ जब किसी अणु की एबिलिटी जिससे वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, विसरित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विसरण दाब कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो आयन हो सकते हैं, ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयन ऑफ किसी भी पदार्थ की जो एबिलिटी होती है उसके मॉलिक्यूल्स की, जिससे वो टू डिफ्यूज फ्रॉम their higher concentration to lower concentration। क्या कहना चाह रहा है ये? किसी भी पदार्थ है उनके मॉलिक्यूल की ऐसी एबिलिटी जिसके कारण वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है, विसरण को दर्शाता है, उसको हम क्या कहते हैं? विसरण दाब कहते हैं। ये टर्म सबसे पहले एक साइंटिस्ट है मेयर, टर्म coined बाय मेयर। तो आप समझ गए होंगे कि विसरण दाब क्या होता है। विसरण दाब क्या होता है? किसी भी पदार्थ के अणु की विसरित होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? विसरण दाब कहलाती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ एनी सब्सटेंस टू डिफ्यूज देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या कहलाता है? डिफ्यूजन प्रेशर कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो विसरण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। फैक्टर्स अफेक्ट डिफ्यूजन। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा? डिफ्यूजन प्रेशर
ग्रेडियंट। अब डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? जो डिफ्यूजन प्रेशर में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर में डिफरेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? DPG, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। ये जितना ज़्यादा होगा उतना भी क्या होगा? विसरण ज़्यादा होगा। DPG जितना हायर होगा तो डिफ्यूजन भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद हम टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर किस प्रकार विसरण को प्रभावित करता है? दूसरा है हमारा टेम्परेचर। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन जैसे गैस है, गैस के अणु की वेलोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और वेलोसिटी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन भी जल्दी से होगा, तो विसरण की जो दर होगी वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तीसरा है हमारा डेंसिटी। घनत्व। घनत्व ज़्यादा होगा तो क्या होगा? विसरण डिफ्यूजन क्या होगा? कम होगा। तो जो घनत्व होता है वो क्या होता है? डिफ्यूजन रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक इक्वेशन है, इसमें डी डिफ्यूजन रेट और ये डेंसिटी, किसी भी मॉलिक्यूल की डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो इसकी विसरण की जो दर होगी वो घट जाएगी। अब हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें। विसरण की किसी भी पादप के लिए क्या इम्पोर्टेंस है? विसरण की किसी भी पादप के लिए क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है? तो फर्स्ट, गैसेस एक्सचेंज। जैसे CO2 प्लांट ले रहे हैं, O2 को रिलीज कर रहे हैं, तो ये किसके द्वारा संभव होता है? विसरण के द्वारा संभव होता है। गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन में भी विसरण का बहुत महत्व है। ट्रांसपिरेशन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, और जब आयन वगैरह का जब सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा क्या? अब्जॉर्प्शन, आयन अब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? या आयन अब्जॉर्प्शन या अपटेक बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो ये हमारा आज का 2 टॉपिक परमिबिलिटी और विसरण समाप्त हुए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओस्मोसिस। थैंक यू।